नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और बहुत मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छे तरीका से चल रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड जो है प्रश्नों को करते हैं, प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं बहुत ही दिनों से। ठीक है, तो कल हम लोग देखे थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कल प्रश्नों को किए थे। अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा, क्योंकि जो बीपीएससी के द्वारा फेज 1 और फेज 2 का जो एग्जाम लिया गया है उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है इस टॉपिक से रिलेटेड 5 या 6 प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक को छोड़ना नहीं है। उस फिर हम आप लोग को उस टॉपिक से रिलेटेड शाम में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें भी 50 प्रश्न होंगे। आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और अभी जो क्लास ले रहे हैं, अभी जो प्रश्न लिए हैं इसको भी जरूर देखिएगा, ये क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या पहला पे। यहां पे जो पहला प्रश्न है कि पूंजी बाजार किसके लिए होता है, पूंजी बाजार ये किसके लिए होता है। तो यहां पे देखेंगे विकल्प पहला को सही करेंगे, अल्पकालिक कोष। अल्पकालिक कोष के लिए जो होता है ये पूंजी बाजार होता है। पूंजी बाजार की कहिए या आप इसको मुद्रा बाजार कीजिए, पूंजी बाजार कहिए या इसको आप मुद्रा बाजार की कहिए, दोनों एक ही चीज होता है। या कह सकते हैं कि मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहां पे अधिक तरलता से या अल्पकालीन जो परिपक्वता के साथ जो वित्तीय विलेख होते हैं उनका व्यापार किया जाता है, उसी को हम पूंजी बाजार या मुद्रा बाजार कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ सामान्य व्यक्ति है पूंजी बाजार या मुद्रा बाजार के अकॉर्डिंग, जैसे कह सकते हैं जो कमर्शियल पेपर होते हैं, इसके बाद इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी सामान होती है, ये सब जो होते हैं पूंजी बाजार या मुद्रा बाजार के अकॉर्डिंग आते हैं। समझ में आ गया। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग दूसरे नंबर पे। यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो दूसरा प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। तो विकल्प हम लोग करेंगे, पहला को एकदम टिक करेंगे, इसको सही करेंगे, बांग्लादेश हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा रेखा है वह कितना है, 4096 किलोमीटर है। कितना हो जाएगा, तो 4096 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है भारत और बांग्लादेश का, ये दोनों जो देश हैं साझा करते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न हम लोग तीसरे नंबर पर। अभी आप लोगों को केवल जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना प्रैक्टिस आप लोग प्रश्नों को कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग की तैयारी जो होगी बहुत अच्छे तरीका से होगी। ठीक है, तो अभी आप लोग को जितना हो सके प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है, एक समाहित होती है। एक जो यहाँ पे शब्द दिया गया है निहित और एक होती है समाहित। तो ये बोला गया है कि जो भारतीय संविधान के अधीन विधान की जो अवशिष्ट शक्तियां जो होती है, पूरी जो शक्तियां होती है विधान की, वह किसके पास निहित होती है, किसके पास होती है। तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, इसको हम लोग बंद कर देंगे, संसद हो जाएगा। किसके पास, तो संसद के पास। आर्टिकल, आप लोग उस आर्टिकल का नाम याद रखिएगा, आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 के भाग 2 के अनुसार संसद के उन विषयों के संबंध में कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त जो है संसद के पास होता है। तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4 पे। यहां पे ध्यान से देखिएगा, चौथा नंबर जो प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो अखिल भारतीय जो है इसके द्वारा जो सेवा प्रदान की जाती है, यह नियुक्तियां जो होती है ये किसके द्वारा नियुक्तियां की जाती है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को हम लोग बंद कर देंगे, राष्ट्रपति होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये नियुक्तियां की जाती है। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर पे। यहां पे देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो हैं किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे,
ये प्रश्न में पूछा गया है। तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, इसको बंद कर देंगे। पशुपतिनाथ की सिंधु घाटी जो है, इस सभ्यता के जो लोग रहते थे वह जो है पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहर की खोज के आधार पर जो पुरातत्वविद है, इतिहास है, इसको माना गया है। तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक मतलब बंद कर देंगे, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 6 पे। 6 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद क्या होता है। उपनिषद क्या है, ये जो है लगातार एग्जाम में प्रश्न बन रहा है यहाँ से, ये वाला उपनिषद क्या होता है। तो हम लोग इसको अपना जो यहाँ पे बंद करेंगे, ऑप्शन तीसरा को हम लोग बंद कर देंगे, हिंदू दर्शन का स्रोत। हिंदू दर्शन का स्रोत, क्योंकि उपनिषद जो है ये मूल पाठों का एक संग्रह होता है, जिसमें हिंदुत्व के जो लोग होते हैं ये अपनी धार्मिक जो अवधारणाएं होते हैं इसके अंतर्गत ये जो है उपनिषद है, इसमें इसको शामिल किया गया है। जो हिंदू दर्शन से रिलेटेड अवधारणाएं हैं उसमें उसको जो है उपनिषद में शामिल किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे 7 नंबर पे। 7 जो प्रश्न है कि तिब्बत में किसका दूसरा नाम तत्सांगपो है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, ये आपके सामने है। तो 7 का हम लोग तीसरा नंबर सही करेंगे, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो 4 देश हैं, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कितने देश हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 देश हैं। कौन कौन सा देश हो जाएगा, तो उस देश का नाम याद करिएगा। फर्स्ट नंबर पर चीन हो जाएगा, इसके बाद जो दूसरा नंबर पर अपना देश है भारत, इसके बाद भूटान को याद कीजिएगा तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर बांग्लादेश हो जाएगा। ये 4 देश जो है ना दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ओके, और ब्रह्मपुत्र नदी को इन जो चारों देश हैं, इस नदी को कई नामों से भी जाना जाता है अलग अलग देशों में। ठीक है, तो यह यहाँ पे बोला गया है तिब्बत में किसका दूसरा नाम तत्सांगापो है, तब ब्रह्मपुत्र नदी का। इसे अलग अलग देशों में कई नामों से बोला जाता है, कई नामों से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह प्रचलित है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा प्रश्न। तो आप लोग जल्द से जल्द इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों के पास, जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे उसमें आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 8 नंबर पे। देखिए प्रश्न 8 जो है कि भारत का सबसे लंबा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। भारत का सबसे लंबा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर जो पहला दिया गया है इसको बंद कर देंगे, कोलकाता शहर में। जो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है ये कहाँ पे स्थित है, कोलकाता शहर में स्थित है। ये जो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न देखेंगे 9 पे। ध्यान दीजिएगा प्रश्न 9 पे। 9 प्रश्न है कि दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से निर्धारित करते हैं। तो एक जो यंत्र होता है जिसको उत्तर मापी यंत्र कहा जाता है, इसमें तो नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप लोग उत्तर मापी यंत्र को नहीं समझेंगे तो उत्तर मापी यंत्र नहीं आप लोग को याद रहेगा, तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोग गलती कर दीजिएगा। तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे, पायरोमीटर। पायरोमीटर को ही उत्तर मापी यंत्र के नाम से जाना जाता है। पायरोमीटर को ही उत्तर मापी यंत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो यंत्र होता है दूर संवेदी थर्मामीटर का एक प्रकार होता है, जिसका प्रयोग जो है सतह के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। प्रश्न बढ़ेंगे 10 नंबर पे। 10 प्रश्न एक निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किए हैं। तो तीसरा को हम लोग बंद करेंगे, विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा किया गया है ये भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी संस्था का स्थापना नहीं किया गया है या नहीं किया गया था। तो साबरमती आश्रम तो ये स्थापना किए गए हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम, ये तीनों महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये संस्था है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। तो इस संस्था का नाम जरूर याद कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन सी संस्था का निर्माण किया गया है।
4 विकल्प दिए रहेंगे, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। तो विश्व भारती जो संस्था है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है? तो 1921 में की गई है। कब की गई है? इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1921 में की गई है। ठीक है, तो समझ में आ गया। प्रश्न बढ़ेंगे 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? सुंदर सा प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे पहला करेंगे हिमाचल प्रदेश, ये सही हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो इतने भी सभी सरकारी विभागें होती हैं उनका जो पर्यावरण लेखा परीक्षण होता है, इसका आदेश के बाद जो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है ये भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग 12 पे। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि सीके नायडू जो है ये कप, सीके नायडू कप है, ये किस खेल से रिलेटेड है? ये किस खेल से संबंधित है? अच्छा सा प्रश्न। और क्रिकेट याद कीजिएगा किससे रिलेटेड हो जाएगा? सीके नायडू कप जो हो जाएगा ये क्रिकेट खेल से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 13 पे। 13 प्रश्न है कि सार्वजनिक अतिव्यय जिसको पंप प्राइमिंग कहा जाता है ये किस समय किया जाना चाहिए? तो दूसरा को हम लोग सही करेंगे अवस्मिति के समय। कब किया जाना चाहिए? तो अवस्मिति के समय। जैसे हम कह सकते हैं अवस्मिति के मतलब क्या होता है? जब मंदी दर होती है, जो प्राय मंदी होती है, इसकी कटौती जब सरकारी व्यय के द्वारा की जाती है तो वहां पे जो है अवस्मिति होती है। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे 14 पे कि शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में तो अशोक चक्र को आप लोग बंद कीजिएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। शांति काल में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वह अशोक चक्र है, क्योंकि अशोक चक्र जो हो जाएगा ये शांति काल में बहादुरी के नाम के लिए इसको प्रदान किए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग बंद करेंगे। आगे बढ़ेंगे 15 पे। 15 प्रश्न है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसको बैरन आइलैंड है, जो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, नाम याद कीजिएगा बैरन आइलैंड। और ये पूछा जाता है कि ये किस द्वीप पर स्थित है? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है ये। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह याद कीजिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यहाँ पे एक ऑप्शन और डाल देते हैं, नन कर लीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। बैरन द्वीप जो है अंडमान सागर पर स्थित एक प्रकार का द्वीप है, जो दक्षिण एशिया का एक कह सकते हैं जो प्रमाणित सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है इसको। प्रश्न बढ़ेंगे 16 पे। 16 नंबर ध्यान से देखिए, प्रश्न है कि मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मिद्रा से अमिद्रा में खनिजों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो लीचिंग कहा जाता है। लीचिंग, देखिए लीचिंग कहा जाता है यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सही करेंगे। यहाँ पे देखिए लीचिंग तो आप लोग नहीं दिया गया है, प्रक्षालन दिया गया है, जिसको प्रक्षालन कहिए या निक्षालन कहिए, ये भी आप लोग को ऑप्शन में दे सकता है, या एक कह सकते हैं यहाँ पे लीचिंग कह सकते हैं, लीचिंग। तो घबराइएगा मत आप लोग, देख लीजिएगा इस तरह जो प्रश्न बनते हैं ना, हार्ड प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह केवल चेंज कर दिया जाता है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जो विद्यार्थी होते हैं इसमें घबराए जाते हैं कि इसका उत्तर हम कौन सा सही कर सकते हैं। तो आप लोग जो हिंदी भाषा में आप लोग पढ़े होंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़े होंगे, तो एक शब्द के लिए बहुत सारे अर्थ निकल कर आते हैं, तो वही सब जो प्रक्षालन हो जाएगा ये निक्षालन या लीचिंग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग बंद कर देंगे। प्रश्न बढ़ेंगे 17 पे। 17 प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान का ऊष्मा संचरण होता है? तो संवहन प्रक्रिया के द्वारा होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? संवहन प्रक्रिया के द्वारा होता है। दूसरा को हम लोग क्या करेंगे? बंद कर देंगे। प्रश्न बढ़ेंगे 18 पे। 18 प्रश्न है कि पोलियो किस कारण होता है? पोलियो किस कारण होता है? तो ये जो पोलियो होता है ये विषाणु जनित रोग है। दूसरा ऑप्शन हम लोग यहाँ पे बंद करेंगे, क्योंकि पोलियो माइलाइटिक्स ये नाम हो जाएगा। पोलियो माइलाइटिक्स जो है ये प्राय
कह सकते हैं पोलियो या शिशु के जो अंग घात होते हैं, छोटे छोटे जो शिशु होते हैं उसको पोलियो पिलाया जाता है, दवा पिलाया जाता है। और ये जो होता है ये विषाणु के कारण होता है, क्योंकि ये जो है ये संक्रामक रोग होता है। ये मूल पदार्थों के मुंह में प्रवेश के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाला ये रोग माना जाता है। तो याद करिएगा, मानव के जो मल होते हैं उसके संपर्क में आने से जो जल हो गए, खाने वाला जो पदार्थ होते हैं उसके संपर्क में लार के द्वारा होता है। प्रश्न बढ़ेंगे। 19 नंबर कह रहा है नियत विदेशी मुद्रा के दर को कौन बदल सकता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो वित्त मंत्रालय बदल सकता है। कौन सा? तो वित्त मंत्रालय, तीसरा सही करेंगे। 20 प्रश्न है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को होता है? तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। भारत का जो उच्च न्यायालय होता है इसके पास जो होता है इसका अधिकार होता है पूरा संस्था का। ठीक है, तो यहाँ पे सही करेंगे दूसरा को। 21 नंबर देखिएगा प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग में NITI नीति से क्या तात्पर्य है? सुंदर सा प्रश्न है। तो नीति का जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हम लोग बंद कर देंगे। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बंद हो रहा है। 22 ऑप्शन को हम लोग करेंगे गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो 1/2 mv² होता है। हम लोग यहाँ पे जो सही करेंगे, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को सही कर सकते हैं। 1/2 mv² हो जाएगा। m यहाँ पे द्रव्यमान को सूचित करता है, v जो हो जाएगा ये वेग को सूचित करता है। आगे प्रश्न बढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि बैंक में जमा की गई रकम जिससे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है उसको डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सावधि जमा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सावधि जमा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे बैंक में जमा वह धन जो पूर्व निर्धारित समय के अकॉर्डिंग नहीं निकाला जा सकता है उसी को सावधि जमा कहा जाता है, उसके रूप में जाना जाता है। 24 प्रश्न उपाय युक्तियां RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार होता है। ये किसके पास होता है? अग्रिमों का जो भार होता है ये जो होता है राज्य सरकार के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो ये राज्य सरकार के लिए होता है। 25 देखेंगे प्रश्न। 25 प्रश्न है निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमाद होता है? तो जो कॉर्पोरेशन कर होता है जिसको आयकर कहते हैं ये होता है भारत। ये सही होगा। ऑप्शन तीसरा को हम लोग क्या करेंगे? इसको बंद करेंगे। 26 प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज्य से है? याद कीजिएगा आप लोग। तो जो बलवंत राय समिति है इसका जो संबंध है, रिलेशन है, ये पंचायती राज्य समिति और जिला स्तर पर जो जिला परिषद है इसकी सिफारिश से इसकी समिति की स्थापना किया गया है। तो पंचायती राज्य से संबंधित बलवंत राय समिति हो जाएगा। इस योजना का उद्घाटन 1959 में हुआ। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 27 पे। 27 प्रश्न निम्न में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र का संरक्षण कर सकता है? स्वतंत्रता का संरक्षण कर सकता है? तो देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन सही करें। हबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि निरुद्ध व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना, जिसको हबियस कॉर्पस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न हम लोग देखेंगे 28। देखिए अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग जरूर। शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल क्या होता है? तो दूसरा को हम लोग टिक करेंगे, यहाँ पे बंद करेंगे। जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है तो वहाँ पे शून्यकाल लागू होता है। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 110 है इसके अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक हो या नहीं हो तो उस समय लोकसभा के 2 अध्यक्ष होते हैं, उसके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वही होता है शून्यकाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सही करेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा को बंद कर देंगे। 29 प्रश्न है देखेंगे। माफ कीजिएगा दोस्तों, 28 था ना?
ठीक है। 28 नंबर दूसरा तो हमने क्वेश्चन सही किया, लेकिन आप लोग हम बता दिए जो शून्य काल होता है यह दोपहर 12 बजे आरंभ होता है। माफ कीजिएगा, हम तो कुछ आगे ही पढ़ आप लोग को बता दिए, जो शून्य काल होता है यह 12 बजे आरंभ होता है। ठीक है। और जिनमें सदस्य ये महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं, जैसे अभी जो हो रहा था, जो नीतीश कुमार जी हैं उनका जो हो रहा था उस समय, तो उस समय देख सकते थे आप लोग। तो 29 नंबर जो इसका भी 29 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा दूसरा ही सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। तो आप लोग को बता दिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वे करते हैं। 30 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि मानसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू किया गया है। तो ये अकबर के द्वारा लागू किया गया है मानसबदारी प्रथा को। 31 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है। तो लोथल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह लोथल होगा। 32 प्रश्न है कि सही कालक्रम अनुसार सही करना है। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो आप लोग को हम बता देंगे यहाँ पे क्या क्या सही हो रहा है। तो 32 का हम लोग चौथा का ऑप्शन सही करेंगे। देखिएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है BCD है, यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए कैसे सही होगा, आप लोग को जस्ट हम तुरंत बता दे रहे हैं। BCD सही हो रहा है। ठीक है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1930 में हुआ था। ये 1930 याद कीजिएगा इसका। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 कर दीजिएगा। साइमन कमीशन की कम्युनल अवार्ड की अगर बात करेंगे तो ये 1932 हो जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है, तो इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताएं। तो यहीं पे BCD जो हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है। ठीक है। तो 27 इसका 1927 याद कीजिएगा। तो 27 हो जाएगा, 32 हो इसका 32 हो जाएगा और 31 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। 33 नंबर अगर ध्यान से देखिएगा प्रश्न कि भारत ने पुर्तगाली से गोवा मुक्त कराया था, किस वर्ष गोवा को मुक्त कराए थे। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, तीसरा ऑप्शन को सही होगा। 1961 में किया गया था। कब? 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। 34 देखेंगे, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी कितनी होती है खगोलीय इकाई की। तो पृथ्वी तथा सूर्य की। ऑप्शन पहला यहाँ पे जो होगा सही होगा। 35 देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है। तो वह हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो हो जाएगा यह सूर्य की परिक्रमा करने में अधिक समय लेता है। 36 प्रश्न है कि यदि हम धूमन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसमें लगभग 1 मिलीमीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या वहां पे देखने को मिलेगा। सुंदर सा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे देखने को ऑप्शन सी सही होगा। कार्बन जो ऑक्साइड है ये गैस तेज गति से बुदबुदाहट के साथ निकलेगी, ये कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो सही होगा ऑप्शन तीसरा। 37 देखेंगे प्रश्न यहाँ पे, यदि आप तुतीकोरिन, पारादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से किससे होकर नहीं जाना पड़ेगा। तो चौथा हो जाएगा यहाँ पे सही, केरल से होकर नहीं जाना पड़ेगा। तो तुतीकोरिन तमिलनाडु में हो जाएगा, पारादीप जो हो जाएगा उड़ीसा में हो जाएगा, कंडला कहाँ पे होगा गुजरात में, और मैंगलोर कर्नाटक में हो जाएगा। तो ये केरल से होकर नहीं जाना पड़ेगा। 38 प्रश्न है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त विकल्पों को भरना है कि गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियतांक होते हैं कितना होते हैं। तो 6.674 गुणे 10 के पावर -11, 10 के पावर -11 यहाँ पे देख सकते हैं, ये सही हो रहा है ऑप्शन तीसरा। आगे देखेंगे प्रश्न 39 है, ध्यान से देखिएगा कि भारत के उत्तरी मैदानों के जो बृहत क्षेत्र होते हैं प्रसारित मुद्रा होती है, ये कौन सा मिट्टी के लिए होता है। तो जलोढ़ मृदा के लिए होता है। और 40 प्रश्न है कि निम्न में से कौन अर्धचालक है। तो तीसरा ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। सिलिकॉन जो हो जाएगा ये अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। तो 40 प्रश्न लिए थे आपके लिए। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। शाम को हम लोग मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसी से रिलेटेड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।